थॉमस रो ब्रिटिश राजदूत जिसने भारत की गुलामी की नींव रखी थी। ब्रिटिश राजदूत थॉमस रो ने एक नक्शा देते हुए जहांगीर से कहा था कि वो उसे दुनिया दे रहा है, पर देखा जाए तो उसके काम ने मुगलों की दुनिया छीन ली थी। ईमानदार टॉम, जैसा उसे प्रिंस ऑफ वेल्स की बहन एलिजाबेथ कहती थी, को राजदूत बनना अपने जीवन का उद्देश्य लगा। सो उसने इंग्लैंड के राजा के लिए वह काम कर दिया जो उसके पहले कोई भी ब्रिटिश राजदूत नहीं कर पाया था। वो हिंदुस्तान को थाली में परोसकर अपने राजा के पास ले आया। अंग्रेजी शासन भारत से व्यापार करने के लिए आतुर हुआ जा रहा था। 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड की रानी से हुक्मनामा लेकर हिंदुस्तान से व्यापार करने का अधिकार प्राप्त कर चुकी थी, पर बात नहीं बन पा रही थी। अकबर काल के दौरान और उसके बाद विलियम हॉकिंस कंपनी के जहाजों को 1609 में भारत तो ले आया था। उसे जहांगीर के दरबार में जगह भी मिल गई थी, पर वो व्यापारिक संधि नहीं करवा पाया था। फिर कंपनी ने 1615 में थॉमस रो को 600 पाउंड सालाना की तनख्वाह, जिसमें से आधे कंपनी के शेयरों में निवेश होने थे, पर भारत भेजा। उसके साथ था रानी का दिया हुआ वह व्यापारिक चार्टर जो इंग्लैंड की तकदीर बदलने जा रहा था। अगर कहें कि यह वह यात्रा थी जो हिंदुस्तान को गुलाम बनाने जा रही थी तो गलत नहीं होगा। ये लेख थॉमस रो के 3 सालों का वर्णन है। क्या मुगलों को यूरोप से व्यापार करने में दिलचस्पी थी? कतई नहीं। जब जहांगीर गद्दी पर था, उसकी सालाना आय 5 करोड़ पाउंड्स के बराबर थी। मुगलों की अंग्रेजों को ज्यादा जरूरत थी। ब्रिटिश दरबार और कंपनी को मुगलों पर पूरी जानकारी थी। उन्हें मालूम था कि मुगलों की कमजोरी मजबूत नौसेना का न होना है। लिहाजा थॉमस रो को ताकीद दी गई कि वो जहांगीर से मिलकर ये बताए कि इंग्लैंड के जंगी बेड़े मुगलों के जहाजों की पुर्तगालियों से रक्षा कर सकते हैं। यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि मुगलों की बेटियां और रानियां भी व्यापार करती थीं। जहांगीर की मां के जहाज अरब सागर में चक्कर लगाया करते। इनके और व्यापारियों के जहाजों को पुर्तगाल के समुद्री लुटेरे लूट लेते थे। मशहूर लेखक बैम्बर गस्कोइग ने अपनी किताब द ग्रेट मुगल्स में लिखते हैं कि थॉमस रो के आने से पहले पुर्तगाली अरब सागर पर राज कर रहे थे। तब हिंदुस्तान से मुसलमान पुर्तगाल के पासपोर्ट पर ही हज जाया करते, जिस पर ईसा और मरियम की तस्वीर लगी होती। मुसलमानों के लिए यह बात तकलीफदेह थी। इंग्लैंड की जबरदस्त नौसैनिक शक्ति ने उन दिनों 2 बार पुर्तगालियों को अरब सागर में हराया था। रो एक तरह से इस धमकी को लेकर भी हिंदुस्तान आ रहा था कि उसका राजा अब समंदर का सरताज है। रो और खुर्रम की तनातनी। 6 महीने की थका देने वाली समुद्री यात्रा के बाद सितंबर 1615 में थॉमस रो के जहाज सूरत के बंदरगाह पर पहुंचे तो हालात बिल्कुल उलट थे। सूरत जहांगीर के सबसे काबिल बेटे खुर्रम शाहजहां की सरपस्ती में था। रो की समस्या ये भी थी कि पुर्तगाली खुर्रम और उसके सेनापति के मुंह लगे हुए थे। वे इस कोशिश में थे कि अंग्रेज हिंदुस्तान में व्यापार न कर सकें। पुर्तगाली इसमें लगभग कामयाब भी हो गए थे। 18 अक्टूबर को खुर्रम ने फरमान जारी किया कि अंग्रेज अपने जहाज का सामान उतार सकते हैं, पर उन्हें सूरत में रहने की इजाजत नहीं है, यानी उन्हें जहाज पर रहना होगा। थॉमस रो का मुगल सैनिकों ने एक और राजदूत कहकर मजाक उड़ाया। उन्होंने जहाजों का सामान भी लूट लिया, पर थॉमस ने बचने के लिए किसी को भी घूस नहीं दी और अपने ऊपर हो रहे हमलों का विरोध किया। उसे यह बात समझ आ गई थी कि अगर कुछ हासिल करना है तो पहले अपनी हैसियत दिखानी होगी। बैम्बर गस्कोइग्ने के मुताबिक मुगल गवर्नर थॉमस रो के साथ बदतमीजी से बाज नहीं आ रहा था। उसने तय किया कि वह जहांगीर तक ये बात पहुंचाकर ही दम लेगा कि खुर्रम और गवर्नर उससे गलत बर्ताव करके बादशाह की नाफरमानी कर रहे हैं। जब जहांगीर को खबर हुई कि जेम्स एक का वास्तविक राजदूत भारत आया है, तो वह उससे मिलने के लिए तैयार हो गया। उसने ये भी सुनिश्चित किया कि थॉमस रो को सुरक्षित लाया जाए। अंततः 23 दिसंबर 1615 को थॉमस अजमेर पहुंचा, जहां जहांगीर ने दरबार लगाया हुआ था। इस यात्रा में वह बेहद बीमार और कमजोर हो गया था। 3 हफ्ते बाद यानी 10 जनवरी 1616 को शाम 4 बजे उसे जहांगीर के दरबार में हाजिर होने की आज्ञा मिली।
दरबार में पहुंचने पर थॉमस रो ने देखा कि जहांगीर एक ऊंचे से आसन पर बैठा हुआ है और नीचे हाथियों पर 2 सेवादार पंखा झल रहे हैं। मुगलिया तौर तरीकों से वाकिफ रो ने अपनी तहजीब के मुताबिक जहांगीर की कोनिश झुककर सलाम करना की। एम्बेसी ऑफ थॉमस रो टू इंडिया में जिक्र है कि जब रो ने बादशाह से खुर्रम और उसके सिपह सालार द्वारा किए गलत बर्ताव की शिकायत की तो जहांगीर ने सबके सामने खुर्रम को डांटा। रो जब जहांगीर से मिलने अजमेर जा रहा था तो उसके बेटे परवेज से बुरहानपुर मध्य प्रदेश में बादशाह से मुलाकात कर सूरत में फैक्ट्री लगाने का फरमान हासिल कर लिया था। फैक्ट्री लगाना जरूरी इसलिए था कि कच्चा माल और कारीगर यहां आसानी से मिल रहे थे। हालांकि सूरत में खुर्रम ने थॉमस को गिने चुने सैनिक रखने की आज्ञा दी थी, पर फैक्ट्री की देखभाल के नाम पर इनकी संख्या बढ़ा ली गई। आपको याद दिला दे कि औरंगजेब के काल में शिवाजी ने ये फैक्ट्री लूटी थी। थॉमस रो को इस बात का इल्म था कि जहांगीर के शासन में 2 लोगों का बोलबाला है, एक तो नूरजहां और दूसरा शाहजहां। लिहाजा उसने शाहजहां से रिश्ते ठीक करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। 1617 में खुर्रम और उसके रिश्ते के बीच दरारें भरने लगी थीं। तब खुर्रम बंगाल में था। उसने थॉमस रो को बंगाल के रास्ते व्यापार करने के लिए आसान शर्तें तय की थीं। लगभग एक तरह से सब कुछ मुफ्त में ही दे दिया था और यहाँ से लगभग 100 साल बाद सब कुछ बदल गया। दुनिया का नक्शा देकर मुगलों की दुनिया छीन ली। जहांगीर को तोहफे लेने की बड़ी आदत थी। थॉमस रो से मिलने के पीछे उसका इंग्लैंड से मिलने वाले तोहफों का लालच भी था। बैम्बर गस्कोइग्ने ने लिखा है कि जहांगीर ने खुद पता करवाने की कोशिश की थी कि उसे क्या तोहफे मिलने वाले हैं। उसकी सबसे ज्यादा दिलचस्पी यूरोपियन घोड़ों में थी जो जेम्स प्रथम ने उसके लिए थॉमस रो के साथ भिजवाए थे। जहांगीर को दिए जाने वाले अन्य तोहफे इस कदर दोयम दर्जे के थे कि रो ने शिकायती खत इंग्लैंड भेजा और बताया कि राजा से मिलने के लिए उसे अपनी चीजें देनी पड़ी। एम्बेसी ऑफ थॉमस रो टू इंडिया में एक जगह वर्णन है कि जहांगीर जब भी किसी घर के सामने रुकता था तो घर के मालिक को रिवाज के हिसाब से उसे तोहफे देने पड़ते। एक बार आगरा में ये हुआ कि थॉमस की गली से जहांगीर के गुजरने की नौबत बज रही थी। रो के पास देने के लिए कोई खास तोहफा नहीं था। जब जहांगीर की सवारी उसके दरवाजे के सामने से निकली तो हड़बड़ाहट में उसने बादशाह को मर्केटर नाविकों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला नक्शा मैप भेंट करते हुए कहा कि वह बादशाह के हवाले पूरी दुनिया कर रहा है। जब बादशाह ने इसे देखा तो उसे बड़ा ताज्जुब हुआ कि जीतने को कितना बाकी रह गया। इसके अलावा जहांगीर को यूरोपियन चित्रकारी से खासा लगाव था। रो ने उसे कई सारी मिनिएचर पेंटिंग्स उपहार में दी। एक बार तो बादशाह ने रो की पत्नी की मिनिएचर पेंटिंग्स ही उससे मांग ली, जिसे ने दे पाने को रो ने बड़ी मुश्किल से उसे समझाया। मांडू में जहांगीर और रो। नवंबर 1616 में जहांगीर ने दक्कन में चल रही जंग के नजदीक रहने के लिहाज से मांडू मध्य प्रदेश को छावनी बनाया। यहाँ उसके साथ रो भी था। एम्बेसी ऑफ थॉमस रो टू इंडिया में उस छावनी में जहांगीर की शानो शौकत का वर्णन किया गया है। रो ने लिखा है कि किस तरह बादशाह से मिलने वाले लोग उसे तोहफे दे रहे थे और लोग इस कोशिश में थे कि कैसे बादशाह के नजदीक खड़ा रहा जाए। मांडू की जीत पर रो का वर्णन है कि जहांगीर को सोने और जवाहरातों से तोला गया। थॉमस रो के वर्णनों में अक्सर जिक्र है कि जहांगीर शराब के नशे में लोगों से गलत व्यवहार करता और उसके साथ हमेशा शालीन बना रहा। कई बार जहांगीर उससे कहता कि क्या वह अपनी तस्वीर इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम को दे या उसे। फिर कहता कि उसके राजा के बजाय रो इसका हकदार है और उसे ही देगा। थॉमस रो की यात्रा का निचोड़। थॉमस रो भारत लगभग 3 साल रहा और सूरत के अलावा बंगाल से भी ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की छूट दिलाने में कामयाब रहा। इंग्लैंड वापस जाने से 6 महीने पहले पुर्तगालियों ने सूरत के बंदरगाह पर हमला बोला तो मुगलों ने अंग्रेजी नौसेना का सहारा मांगा। रो ने शाहजहां को इस बात पर राजी कर लिया कि सहायता के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी पर किसी प्रकार का व्यापारिक प्रतिबंध या टैक्स नहीं लगाया जाएगा। यहीं से हिंदुस्तान इंग्लैंड की मुट्ठी में जाना शुरू हुआ। जब यहाँ से थॉमस रो इंग्लैंड वापस गया तो उसने अपनी यात्रा को असफल बताया। उसे क्या मालूम था कि उसकी यात्रा इंग्लैंड के आने वाले कई सालों के इतिहास में सबसे सफल व्यापारिक यात्रा मानी जाएगी।